नमस्कार, एवन टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत आज हो गई है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इसकी शुरुआत यहां पर कर दी। उद्घाटन आज यहां पर हो चुका है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास क्यों है और इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का क्या लाभ देश को मिलने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता आरसी चौधरी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शैलेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आरसी चौधरी जी का रुख करते हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आरसी जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है। गहलोत राज में करीब 10 साल बाद एक बार फिर से मेजबानी का मौका राजस्थान को मिला है इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का। पहले भी जब मौका मिला था तब भी राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी और इस बार भी। देखिए दीपक जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए बेहद सुखद पल है क्योंकि देश की तमाम विधानसभाओं के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, आज उस प्रदेश की विधानसभा में बैठ के देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की रीति नीति के लिए खुल की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये एक नेतृत्व की मंशा होती है कि किस प्रकार से इसको आहूत किया जाए, किस प्रकार से प्रयास किए जाएं और जो लेके आए प्रदेश के अंदर, ये हम सब के लिए एक सुखद पल है। आज जो चर्चा कर रहे हैं इसके साथ साथ में ये भी हमारे लिए सुखद पल है कि जो राष्ट्र के सर्वोच्च सदन हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें वो भी गौरव की बात है। आज जो चर्चा उन्होंने बैठ के खुल की जो चर्चा की, आज 75 साल बाद में जब हिंदुस्तान उस संविधान को आत्मसात करने के बाद में जिस प्रकार से आगे बढ़ा, जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश की विविधताओं में एकताओं के साथ में बढ़ रहा है, उसके अंदर देश का एक पूरा प्रतिनिधित्व आज इस राजस्थान की विधानसभा जयपुर के अंदर खुल के हम सबके सामने है। 2 दिन ये अधिवेशन चलेगा, अलग अलग लोगों की राय रखी जाएगी, खुल की चर्चा होगी, किस प्रकार से और सार्थक हो, किस प्रकार से सदन को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, तमाम जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है वो हम सब के लिए एक गौरव का पल है। शैलेंद्र जी, राजस्थान के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत हुई है। 10 साल बाद वापस से एक बार फिर से मेजबानी का मौका राजस्थान को मिला है। एक बड़ी बात यह भी है कि यहां से जो भी तमाम जो चर्चाएं होंगी वो एक उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार होगा और उसके बाद में उसे दूसरे सदनों में भेजा जाएगा जो एक नजीर के रूप में पेश होगा। कितना खास आप मानते हैं सर? दीपक जी, देखिए, बिल्कुल ये सम्मान की बात है राजस्थान की कि पूरे हिंदुस्तान के जो विधानमंडल हैं, विधानसभाएं हैं, उनके पीठासीन अधिकारी जयपुर में हैं और एक चर्चा विमर्श चल रहा है और कई इश्यूज, कई पॉइंट्स पे चर्चा विमर्श हो रहा है क्योंकि भारत जो है वो संविधान से चलने वाला देश है, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो भारत है और लोकतंत्र में ये संसद हो चाहे विधानसभा हो, ये लोकतंत्र के मंदिर होते हैं। पंचायत होती है जनता की, सबसे बड़ी पंचायत होती है जो जनता के भले के लिए, उनके हितों के लिए नीति निर्धारण किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को फिर जनता तक पहुंचाया जाता है ताकि जनता का लाभ हो सके। तो निश्चित तौर पर जो ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए गौरव का पल है और इससे ज्यादा अच्छा गौरव का पल में और ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो संसद के लोकसभा अध्यक्ष हैं माननीय श्री ओम बिरला जी और जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, तो उनका, वो दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी और उन दोनों के उपस्थिति में ये पूरा एक आयोजन हो रहा है जो कि एक बहुत ही सम्मान की बात है। और निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरह से अभी जो कार्रवाइयां चल रही थी उसमें यही बात की जा रही थी कि हम किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावी कर सकते हैं, लोकतंत्र को किस तरह से और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, उन सब पे चर्चाएं चल रही है और जनता के प्रति जवाबदेही होगी क्योंकि जहां भी जो भी लोकसभा है, केंद्र का या राज्य के राज्यसभाएं हैं, वहां पे आप देखिए जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और जनता की बात को रखते हैं। वहां जनता के भले के लिए जनता को कैसे मजबूत किया जाए, जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनके दुख दर्द कैसे दूर किए जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसी पे वहां कानून बनते हैं, नीति निर्देश बनते हैं और उनका काम जो है वो एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो उसको इंप्लीमेंट करने में लगाती है। तो ये निश्चित तौर पर दीपक जी एक अच्छा सम्मान की बात है। आरसी चौधरी साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक लगातार एक मुद्दा जो इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठा है जनप्रतिनिधियों के संयमित व्यवहार का, कि वो अमूमन चाहे वो विधानसभाओं के सदस्य हों या संसद के सदस्य हों, उनकी भाषाएं, उनका जो व्यवहार है उस पर लगातार उंगलियां उठी है इन दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि आज भी चर्चा हुई है इस पूरे मसले पर, तो ऐसे में आगामी दिनों में इस सम्मेलन का कितना लाभ जनप्रतिनिधियों के बर्ताव पर, व्यवहार पर देखने को मिलेगा? देखिए दीपक जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि ये जो आज पीठासीन सम्मेलन जो हो रहा है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, किसी एक राजनीतिक विचार का नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह की सरकारें हैं, अलग अलग सोच से लोग आए हैं, लेकिन ये हर कोई जानता है कि जो भी कोई सदन जितना सार्थक चलेगा, सदन का जो काम जितना ज़्यादा बेहतरीन होगा, शोरगुल की आवाज़ से बाहर होगा, मुद्दों पर चर्चा होगी, तभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति हम अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे, उनकी जवाबदेही तय कर पाएंगे। हम अगर सदन का कार्य कितने घंटे चलता है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो बर्ताव को लेकर जो उन्होंने जिक्र किया, आज कहीं पे अगर कोई विपक्ष अल्पसंख्यक के तौर पे है, या लोकतंत्र में हमने ऐसा भी देखा, पहली संसद में देखा, दूसरी संसद में देखा, और भी सत्रों के अंदर देखा कि विपक्ष नाम मात्र का होता था, लेकिन बिना विपक्ष के मुझे लगता है कि लोकतंत्र की कल्पना करना भी सार्थक नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो जनप्रतिनिधि वहां पे है, वो अपने उस जनता की आवाज को मुखर करता है, उस जगह पे उस मुद्दों को मुखर करता है जो इस राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी सत्तारूढ़ जो दल है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो जो सदन के जो लोग हैं उनकी गरिमामय बातें सुनी जाए और उनकी बातों को वहां पे जवाबदेही तय की जाए। हम सब के लिए एक नजीर है, सबने जो चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यही तो लोग हैं जो पीठासीन अधिकारी हैं, यही सदन का संचालन करते हैं, यही सदन को किस प्रकार से और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है उसको बनाने में काम करते हैं। तो उन्होंने जो खुले दिल से ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये नजीर के तौर पर पेश होगी। और जितने भी जो लोग हैं, जिस प्लेटफॉर्म्स पे हमने तमाम जो कार्रवाई आज देख रहे थे, यूट्यूब पे है, इसलिए कोई भी प्रतिनिधि वहां पे जाके क्या अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्या वो उन मुद्दों को रख रहा है या फिर उसमें योगदान डाल रहा है, ये देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। मैं ये सोचता हूं जो उन्होंने चिंता की है और जो आज 2 दिन का सत्र समापन होने के बाद में जब ये पीठासीन अधिकारी जाएंगे तो ये सदन को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शैलेंद्र जी, लगता है आपको कि राजस्थान में जिस तरीके से नेताओं के व्यवहार को लेकर चर्चा हुई है, तो आज का जो कार्यक्रम है वो नजीर पेश होगा? नेता आज एक नया जो यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने संयमित व्यवहार को लेकर। दीपक जी देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, जो भी बिंदु हैं, जो भी आज 75 वर्ष हो चुके हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में एंटर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक समीक्षा पुनर्निरीक्षण की बात है कि जो आप विधानसभा के जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और इस पर निश्चित तौर पर चर्चा करनी चाहिए और विमर्श के बाद ही, सुझावों के बाद ही कुछ निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारत के हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संविधान बनाया और जो उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो जिनका भागीदारी रही संविधान को बनाने में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जिसको मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी उत्कृष्ट हो, अगर वो सही लोगों के हाथ में नहीं होगा तब वो संविधान की सही भावना, मूल भावना को जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि संविधान जो हमारा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो संस्थाएं हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभाएं हैं, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जहां कानून बनते हैं, उन कानूनों को हमको किस तरह से जनता के हित में बनाने हैं और किस तरह से जनता का भला करना है, सर्वांगीण विकास करना है। इसीलिए जवाबदेही, किस तरह से विधानसभा सत्रों को और प्रभावी बनाया जा सके, प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ये सारी चर्चाएं हुई। लेकिन मैं यहां एक और इंगित कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, लेकिन मुझे अफसोस भी ये होता है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आप देखिए, मात्र 4 साल में 8.5 घंटे विधानसभा का कार्य किया और 12.5 घंटे से ज्यादा इन्होंने होटलों में बिताए, बाड़ेबंदी में बिताए। तो ये कहीं ना कहीं जनता के प्रति इनको जवाबदेही बनना पड़ेगा और जो ये बात कह रहे हैं तो उसको ये अमल में भी लाएं कि घंटे बढ़ाने चाहिए और किस तरह से काम जनता के होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिर्फ 8.5 घंटे के लगभग विधानसभाओं में 4 साल में काम किया और 12.5 घंटे ये होटलों, बाड़ेबंदियों में, मौज मस्तियों बिताए, जो कि एक ऑब्जेक्शनेबल है। और निश्चित तौर पर व्यवहार के बारे में भी चर्चा की है। महामहिम जो उपराष्ट्रपति हैं, वो आप देखिए, वो पहले एक विधिवेता थे, उसके बाद राज्यपाल बने और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखी कि मैं भी एक जुडिशरी का पार्ट रहा हूं। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि संविधान ने, आपको मैं बताऊं, संविधान ने तीनों ही पक्षों को अलग अलग पावर दे रखी है। सेपरेशन ऑफ पावर है, विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। लेकिन आज ये बात भी एक उठ के आई है कि आजकल न्यायपालिका जो है वो अति सक्रियता कर रही है, एनक्रोच कर लेती है विधानसभाओं की जो लेजिस्लेशन है, कानून है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये चर्चा हुई है। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। न्यायपालिका के बढ़ते दखल को लेकर भी आरोप वहां पर लगे हैं। लेकिन बड़ी बात जो आपने अभी यहां पर कही कि राजस्थान की सरकार ने सदन नहीं चलाया, एक सवाल जो लगातार विपक्ष पर भी उठता है, जो देश में विपक्ष है वो लगातार सवाल ये उठाता है सरकार पर कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। आज ये मुद्दा भी वहां पर मुख्यमंत्री ने उठाया।
नहीं, आप देखिए दीपक जी, कभी विपक्ष ने, जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कभी हमने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम नहीं किया है। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप चर्चा करिए, आइए, लेकिन जब विपक्षी चर्चा से भाग जाता है, जब हम कहते हैं, जब वो मांग रखते हैं कि महंगाई पर चर्चा करेंगे, और जब हमारी केंद्रीय मंत्री उस पर चर्चा करना चाहती है महंगाई पर, तब आप वॉकआउट कर जाते हो। तो सदन में विपक्ष की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी बिंदु पे चर्चा करना चाहते हैं, कोई सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, कोई आउटफल निकालना चाहते हैं, तो आपको भी उतनी ही जिम्मेदारी से चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हम हमारी बात को कह रहे हैं तो आप बताइए कि बात सही है नहीं है, लेकिन आप डिबेट में हिस्सा ही नहीं लो और जाके आप बाहर धरने प्रदर्शन दो, आप जाके गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाओ, तो इससे सॉल्यूशन हल नहीं होगा। यही हम बात कहते हैं। हम विपक्ष को हमेशा कहते हैं कि आप आइए, सदन में सुनिए और चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष जो है वो हमेशा चर्चा से बचता रहा है। और राजस्थान में मैंने आपको बताया किस तरह से यहां बिल्कुल ही विधायक का जो कार्य होना चाहिए था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में, वो बिल्कुल सरकार, कांग्रेस जवाब ले लेते हैं आरसी चौधरी जी से। आरसी चौधरी साहब, आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर आरोप है, लेकिन मैं जो यहां पर बात कर रहा था कि विपक्ष को लेकर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि पहले के समय, यानी कि जब कांग्रेस की शुरुआती दौर में, आजादी के बाद जब सरकारें थी, तो उस समय विपक्ष के लोगों को भी मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल किया जाता था। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार है उसको भी आड़े हाथों वहां पर लेते हुए नजर आए वो। दीपक जी, मैं ये सोच रहा था कि आज जो डिबेट हो रही है वो डिबेट उन चीज़ों पे हो रही है जो देश के तमाम पीठासीन अधिकारी वहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ओछी राजनीति दिखाते हुए आरोप और प्रत्यारोप को जो शुरू किया, मुझे लगा कि इन्होंने उस चीज़ की, इस डिबेट की प्रासंगिकता को भी खो दिया है। इन्हें ये पता होना चाहिए, हम सब ने नहीं, तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया कि किस प्रकार से जब देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, हमने देश की संसद के अंदर जब महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, तब विपक्ष को इन्होंने सिर्फ 28 मिनट दिए। जब मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं तब भारतीय जनता पार्टी तमाम उन चीज़ों को वहाँ पे नकार देती है। बहुमत आपका है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो सदन में आप विपक्ष की आवाज़ को अगर नहीं सुनेंगे, हमने देखा दिल्ली की सड़कों पे जब हमारे सांसद निकल रहे थे, किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने घसीट के उन्हें किस हैसियत पे पहुंचा दिया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या किसी आवाज़ को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा या किसी बल का सहारा लेके आप उसे दबा देंगे? क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? ये मुद्दों पे अगर सदन में चर्चा हो, और सदन का मुख्य कौन होता है? सदन का मुख्य होता है सदन का नेता, देश के प्रधानमंत्री। आज जो हमारी सरहदें जिस प्रकार से चुनौतियां झेल रही हैं, जहां सरहद पे हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो जाती है और सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री ये कह देते हैं हमारी टाउटरी में कोई नहीं घुसा। आखिर उन 20 शहादत का जिम्मेदार कौन है अगर कोई यहाँ पे नहीं घुसा था? इतना अतिक्रमण हो जाता है और फिर उस पर बहस नहीं करते हैं, वो इस इश्यू को डिबेट पे नहीं लेते सदन के अंदर। और 1962 का वो वक्त भूल के जब देश के प्रधानमंत्री, जब एक तरफ हमारी सेना सीमा पे युद्ध लड़ रही थी और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री सदन के अंदर उन मुद्दों का जवाब दे रहा था, और आज वही सदन जिसमें देश के सरहदों को लेकर चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए देश तमाम चीजों को देख रहा है। बातें, आरोप प्रत्यारोप किए शैलेंद्र जी और आरसी चौधरी साहब। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। गुलाबी पर कोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। तिनके उम्मीदों के बांधे हैं हिम्मत से, सपनों के साहिल है अपनों के अरमा है। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र, किसकी हिम्मत जो एक फौजी की बात डाले। मेरा पुत्र मेरा रक्षक। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। A1 टीवी एक फ्री टू एयर चैनल है। इसे देखने के लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। A1 टीवी को आप देख सकते हैं टाटा प्ले पर चैनल नंबर 1186 पर और एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 349 पर। A1 टीवी को अब आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं स्काई नेट चैनल नंबर 207, सिटी केबल नेटवर्क चैनल नंबर 375, DDC चैनल नंबर 95, ACN चैनल नंबर 31,
होम व्यू चैनल नंबर 137, NXT डिजिटल चैनल नंबर 134। जहां है गंगा यमुना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में और इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हम सीधा आरसी चौधरी साहब के पास चलते हैं। आरसी चौधरी जी, हमने देखा लगातार कोई भी नेता रहा हो, न्यायपालिका उसके निशाने पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, उनके भाषण के दौरान, उनके संबोधन के दौरान यहाँ पर रही है। दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो बीजेपी के मेरे साथी ने जिस बात का जिक्र किया और उन्होंने इस बात को भी महसूस किया, और जो बाबा साहब की अंतिम जो लाइनें उपराष्ट्रपति महोदय ने पढ़ी, जो उच्च सदन के जो चेयरमैन है उन्होंने जो पढ़ी, उन्होंने कहा कि सदन जो संविधान है वो बेहद अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस संविधान को चलाने वाले लोग कौन हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों को उन्होंने अलग अलग डिवाइड किया, उनकी कार्यशक्तियां की, तमाम सब चीजें। लेकिन जिस फैसले का उन्होंने जो जिक्र किया, आखिर संविधान का जो मूल आत्मा है, वो मूल आत्मा है, उस मूल आत्मा में पंथ निरपेक्ष है, सोवरनिटी है, वहां पे डेमोक्रेसी है। अगर आप इन पे अगर कोई हमला करके और इन चीजों को खत्म करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ेगा। संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है, इसलिए वहां पे विधायिका उसकी मूल आत्मा के साथ में, मूल स्वरूप के साथ में, क्योंकि ये जो आज़ादी हमने पाई थी लंबी गुलामी और लंबी दास्ता के साथ से बाहर निकल के, जो जिन्होंने आंदोलन में अपनी आहुति दी, जो संविधान सभा थी वो किसी एक राजनीतिक दल की नहीं थी, वो तमाम वो लोग थे जिसको इन्होंने बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जरूरी है कि वो जो संविधान की आत्मा है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, और मैं सही मानता हूं, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, चाहे तीनों ही कोई भी कहे। सुप्रीम कोर्ट जब अगर इसको नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विधायिका की तानाशाही बढ़ जाएगी, विधायिका जैसा चाहेगी वैसा कानून बना देगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं फिर संविधान की स्थिति की सब चीजें कहां रह जाएगी। इसलिए संविधान के जो तीन जो चीजें जिसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल जो 14 है, 19 है, 21 है, जो लोगों के जीवन के बारे में है, तमाम सब चीजें को जो जिक्र करता है, जो उनकी प्रीमिएबल है, जो प्रस्तावना है संविधान की, अगर उस पर हमला है तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ेगा और न्यायपालिका को बोलना पड़ेगा। शैलेश जी, आप तो खुद भी कानून के जानकार हैं, सहमत हैं क्या आप इनकी बात से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 1973 में, केशवानंद भारती वाला। उसमें उन्होंने कहा था कि संसद को वो अधिकार नहीं है कि अगर कोई कानून बनाए और वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो तो वो कानून नहीं बनाना चाहिए, और उसकी उन्होंने व्याख्या की। अब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो बहुत वाइड है, आपने देखा होगा, प्रियम्बल देखा होगा, और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और जो भी संस्थान संवैधानिक संस्थाएं, उन सबके पावर उसमें दिए हुए हैं, जिस हिसाब से देश ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं महामहिम महोदय का ये भी इंगित करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डैमेज्ड। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं डैमेज ही नहीं हो रहा। अगर कोई कानून बनता है और लेजिस्लेशन का पावर, कानून बनाने का पावर दे रखा है लोकसभा को और विधानसभाओं को, क्योंकि जनता से डायरेक्ट जवाबदेही अगर किसी की है तो विधानसभा की है, जनता का हित किया जा रहा है तो विधानसभा किया जाता है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो है वो फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल है। जब सब कुछ जनता के लिए है तो इसीलिए उनका संदर्भ कहने का मंशा यही थी कि जब हम कानून बना रहे हैं तो वो कानून बहुत सोच समझ के बना रहे हैं। विपक्ष भी होता है, अगर उस कानून में कोई कमियां हैं तो विपक्ष उसको उजागर करता है, उसके बाद वो प्रवर समिति को भेज दी जाती है, सेलेक्ट कमेटी को भेज दी जाती है, वो कमेटी उस पर विचार करके फिर उसमें अगर कोई संशोधन होते हैं उसको वापस करते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को भी अगर लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति को कि इसमें हमको ये प्रावधान सही नहीं है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे वो भी अपनी राय देते हैं और उसको चेंज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन दिनों देखा गया है कि हर चीज जो है वो न्यायालय में जा रही है और न्यायालय जो है उस पर प्रसंज्ञान ले रहे हैं। अब आप देखिए, जब आपके सेपरेशन ऑफ पावर है, जब आपके हर चीज का अलग अलग पावर्स डिवाइडेड है तो आप एनक्रोच नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनका ये कहने का मतलब है जो आजकल जुडिशरी है वो अति उत्साह में
उसका उल्लंघन कर रही है, और इस तरह से उन्होंने उसको सीमाओं को बात रखी है कि जुडिशरी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि वो खुद एक एडवोकेट रहे, जुडिशरी के बॉडी रहे, पार्ट रहे, तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है और उसको पूरा सुनना, सबको समझने की भी आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर सबके जो शक्ति है वो अलग अलग हैं और उसमें कोई किसी को इंक्रोच नहीं करता। चलिए शैलेंद्र जी, आप भी बने रहिए। हम रुक कर लेते हैं श्याम शर्मा जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण आज का ये पूरा जो सम्मेलन की शुरुआत हुई है वो हो जाता है, और राजस्थान के लिहाज से देखें तो कितना फायदेमंद ये सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों का रहने वाला है। जनप्रतिनिधि कानून बनाने का काम करते हैं और राजस्थान विधानसभा साक्षी हुई है, क्योंकि आज चौथी बार मौका मिला है राजस्थान विधानसभा को स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है, और सौभाग्य है कि 2 मेंबर जो आज उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ के सदस्य रहे हैं और वो आज उच्च पदों पर आसीन है। तो है हमारे लिए गर्व का विषय है आज जिस प्रकार का डिस्कशन हुआ कि न्यायपालिका जिस प्रकार से हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है हमारी हर चीज में, ये तो बात है, कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट और निश्चित रूप से विधानसभा को है, और कानून बना करके अगर जब तक लागू करने के लिए तो सीधे तौर पर न्यायपालिका होती है। तो आज धनखड़ साहब ने जिस प्रकार से कहा कि मैं, क्योंकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अच्छे एडवोकेट माने जाते थे जब भी उन्होंने की थी, और आप जाकर के आज उपराष्ट्रपति पद पर हैं, तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हम जो कानून बनाने का अधिकार अगर संसद को है तो फिर उसका रिव्यू करने का अधिकार हम किसको दे सकते हैं? रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है श्याम जी तो सही, लेकिन श्याम जी आपसे मैं ये और समझना चाहूंगा कि इस सम्मेलन के अंदर एक सवाल ये भी उठा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसद के हों चाहे वो विधानसभाओं के हों, उनकी भाषा को लेकर भी, उनके संयमित व्यवहार को लेकर भी यहाँ पर आज बातें उठी है। तो माना जाए कि जो सम्मेलन राजस्थान में जिसकी शुरुआत हुई है उससे एक नया मैसेज जो सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए जाएगा। रखें, देखिए पालना करने में कहीं न कहीं कमजोरी जब होती है, जब कानून बनाने में कहीं, जो बार बार कहा जा रहा था, मैं शैलेंद्र जी की बात सुन रहा था, देखिए सत्ता जिसकी होती है वो कानून अपने अनुरूप तोड़ मोड़ के बना लेता है, क्योंकि प्रतिपक्ष की बात सुनी कम जाती है। अगर प्रतिपक्ष की बात पूरी तरह से खुल करके सुनी जाए और सही बातों को माना जाए तो निश्चित रूप से कानून में अच्छी चीजें होती है। आगे कानून किस तरह से पारित होते हैं, किस तरह से क्या होता है, इसलिए न्यायपालिका क्यों हस्तक्षेप करती है, क्यों सब कुछ करती है, उनको पता है कि कानून बनाते वक्त कहीं न कहीं सत्ता पक्ष अपना प्रभाव उपयोग करता है। सर्वसम्मति से अगर कोई कानून पारित होके जाता है तो उसको तो कानून ठीक ढंग से हो पाता है। तो ये जो मैंने कई बार देखा कि राजस्थान विधानसभा में भी बहुत सारी स्थितियां कभी कभी बनी और कानून बन गया, लेकिन उसको राज्यपाल मान्यता नहीं देते, वापिस लौट जाता है। तो यह बस एक कानून बनाते वक्त जो कानून के जानकार जनप्रतिनिधि उस वक्त खुली चर्चा होकर के उनकी बातों को माना जाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में कभी जाता ही नहीं, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का, विरोध करने का अधिकार प्रतिपक्ष को ही होता है, कि सत्ता पक्ष को होता तो है लेकिन सत्ता पक्ष वाले माने नहीं जाते कि क्योंकि वो सब ले लेते हैं वापस। जो स्थितियां मैंने आज देखी और जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारे कानून को रिव्यू करने का अधिकार हम किस तरह से दे सकते हैं न्यायपालिका को, फिर तो हमारा लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। अगर हमको जो संविधान ने अधिकार दिया कि हम कानून में संशोधन भी कर सकते हैं और नया कानून भी बना सकते हैं, तो इस प्रकार से हमको जो अधिकार मिला हुआ है उसकी अनुपालना नहीं हो और हम केवल कानून बनाने वाले रह जाएं और न्यायपालिका हमारे कानून बनाए हुए को माने ही नहीं। तो ये सब चीजें, जिस प्रकार की स्थितियां, जब लोकतंत्र में सब चर्चाएं नहीं होती है ढंग से, सदन नहीं चल पाता और कानून की स्थिति को समक्ष जिस प्रकार से होना चाहिए, विशेषज्ञ जो देते हैं वो तरीके से वो ही कानून बना के पारित हो जाता है। संशोधन करने का जब अधिकार प्रतिपक्ष को दे रखा है कि वो बोले, चर्चा करे, उसके अनुरूप कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नहीं हो पाता। इसलिए सत्ता के लोग अपने लिए कानून बना लेते हैं, वो निश्चित रूप से हस्तक्षेप करने का जब न्यायपालिका को दाया है कि कानून की सही व्याख्या होनी चाहिए, कानून सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, सब व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। न्यायपालिका भी वहीं से हमारे संविधान के अनुरूप बनी है। ऐसे आज जो चर्चा हो रही है, अब चर्चा की अनुपालना कितनी क्या हो पाती है, क्योंकि सदन खुद ही नहीं चल पाता। सदन की स्थितियां जिस तरह के बनी हुई है कि सदन चले ही नहीं, केवल सरकार चाहे जब सदन चले,
तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। अब लोकतंत्र में जितना सदन चलेगा उतना ही निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा और कार्यपालिका जो काम करने वाली है उससे ही ढंग से काम कर पाएगी। न्यायपालिका हर बार हस्तक्षेप कर देती है। जो आज विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि हम तो केवल टूल मात्र रह जाते हैं, हमको सरकार कहती है कराना है, हम उसको करा करके पूरा कर देते हैं। तो जिस प्रकार से न्यायपालिका का हस्तक्षेप जो बढ़ रहा है उससे जनप्रतिनिधियों को चिंता। चलिए श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब हम रुक कर लेते हैं, हमारे जो अतिथि हैं दोनों गेस्ट हैं उनका। आरसी चौधरी साहब, श्याम जी ने भी एक बात उठाई थी कि जब कोई भी कानून लेकर आया जाता है या कोई बिल लेकर आया जाता है तो उसमें सत्ता पक्ष तो मजबूरी में उसका एक तरीके से सहमत उससे नजर आता है, लेकिन प्रतिपक्ष की राय पूरी तरीके से सामने नहीं ली जाती है। श्याम शर्मा जी ने सही कहा कि कानून बनाने का काम अगर विधायिका में है तो कोई भी अगर आप कानून लेकर आ रहे हैं तो विधायिका के पटल पे रखिए, उस पर डिबेट कीजिए, उस पर डिबेट के बाद में अगर कहीं इश्यू क्रिएट होते हैं तो आप प्रवर समिति को भेजिए। वहां पे जो हमारे ही जो सांसद हैं, वही चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुल के उस पर प्रस्ताव करेंगे। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए हम कानून बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं उनको वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने का या अपनी राय रखने का मौका दिया जाए। उन्होंने सही कहा कि बहुत से जो कानून हैं वो अध्यादेश के माध्यम से लाए जाते हैं। हम सब ने देखा कि देश के पूरे किसान किस प्रकार से सरहदों पे, दिल्ली की सरहद पे जमे रहे, 750 किसानों की शहादत होगी। वो तीनों जो काले कानून है वो अध्यादेश के माध्यम से लाए। अगर यही कानून सदन के पटल पे रखे जाते तो मुझे लगता है कि हमारे 750 किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती, ना उन्हें अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ती। किस प्रकार से किल्लाबंदी कर दी जाती है। तो जिन स्टेक होल्डर्स के लिए आप कानून बनाना चाहते हैं उसको सदन में चर्चा क्यों नहीं होती, उन स्टेक होल्डर्स की उसके अंदर राय क्यों नहीं होती। निश्चित रूप से श्याम शर्मा जी ने बेहद महत्वपूर्ण कही कि कानून थोपना नहीं, कानून पे चर्चा होनी चाहिए। अगर जनता के लिए बनाने हैं तो जनता के जितने भी जो वहां पे प्रतिनिधि हैं उन्हें उस पर राय रखने की, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की राय लेनी चाहिए। निश्चित रूप से जो चुन के गया है उस पर पक्ष और विपक्ष तभी तो वो सार्थक हो पाएगी। अगर सत्ता पक्ष होगा, वरना तो राजा होता ना, राजा ने जो कानून बना दिया वो प्रजा माने। लोकतंत्र में जब हम विपक्ष की बात सरकार अमल करती है, करनी चाहिए। जो चीज डिबेट पे जो निकल के आई है, आज जो हमारे विधानमंडल के या विधान जो सदन के जो अध्यक्ष हैं वो आज चर्चा करें, तो मुझे लगता है कि आगे इस बात को वो लेके जाएंगे। आज ये चर्चा हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे आगे बढ़ेंगे। आज आपके चैनल पे जो डिबेट हो रही है तो कहीं ना कहीं सार्थकता बढ़ेगी। शैलेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, क्या अब माना जाए कि जो राजस्थान में जो आज से जो सम्मेलन शुरुआत हुई है इसका एक मैसेज जाएगा, और चाहे से राजस्थान की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अब जो कोई भी बिल लेकर आएगी या कानून बनाएगी उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय, दोनों के सदस्यों की राय महत्वपूर्ण ढंग से मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये होता भी है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा विधानसभा के नियम बने हुए, विधानसभा का एक अपना नियम की बात अलग है, लेकिन क्या ऐसा माना मतलब ऐसा होता है कि मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, और ऐसा हो पाएगा इस सम्मेलन के बाद? निश्चित तौर पे देखिए, कोई कानून आता है तो उसको पहले पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है और जिसके लिए बनाया जाता है उनसे भी राय ली जाती है और उसके बाद विधानसभा के लोकसभा के पटल पे भी रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है। ये डिपेंड करता है। तो एक बात आपने देखा होगा, वो डिपेंड करता है कि चर्चा किस सकारात्मक रूप में हो रही है, किस लेवल पे वो जा रही है, वो लोग उस पर पूरी तरह से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजों को भी आपको देखने की आवश्यकता है। तभी एक बात और उठ के आई है कि विधानसभाओं में चरित्र, आप देखिए विधानसभा में और लोकसभा में जो भी जनता का प्रतिनिधि है उसकी योग्यता, चरित्र और उसकी इन सब व्यवहार पर भी बातें कही गई है। और आज जो बात हुई है आप देखिए बहुत व्यापक स्तर पर ही हो, क्योंकि बहुत व्यापक व्यवस्था है और किस तरह से निश्चित तौर पर अब अगर चर्चाएं होती हैं और अगर विचार विमर्श चर्चा के बाद कोई अच्छे सुझाव निकल के आते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, संविधान तो ये वो दूर तक जाएगी। ये देखिए वो उस पर डिपेंड करेगा कि इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। अभी चर्चा हो रही है, चर्चा होने दीजिए। और मैं एक आरसी चौधरी जी ने कहा था प्रासंगिकता की बात, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है। अगर लोकतंत्र की हत्या किसी ने की है तो इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र इमरजेंसी को लागू करा, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ। आप इसलिए क्या लोकतंत्र की बात आप ना करें तो ही अच्छा है। इस खास कार्यक्रम में